Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें शामिल है पैरामैग्नेटिज्म, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर डिस्प्ले ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और साथ ही साथ हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड अलॉय फॉर्मेशन पे भी बात करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मज़ीद कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पैरामैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे. अभी पैरामैग्नेटिज्म से क्या मुराद है स्टूडेंट, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे. सब्सटेंसेस विच आर वीकली attracted by a strong magnetic field are called paramagnetic substances. यानी ऐसे substances जो magnetic field में attraction शो करें, weak attraction शो करें, हम उन्हें क्या बोलते हैं कि वो paramagnetic substances हैं. And those substances which are weakly repelled by strong magnetic field are called diamagnetic substances. जो weak repulsion शो करें इन मैग्नेटिक फील्ड वो डायामैग्नेटिक हैं, जो अट्रैक्शन शो करें वो पैरामैग्नेटिक हैं. मैं अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ. वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं और वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो डायामैग्नेटिक हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक के अंदर जो सबसे मशहूर एग्जांपल है वो है जी MnSO4. बहुत ही अच्छा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. उसके अलावा बात करें FeCl2. इसके अलावा अगर बात करें तो स्टूडेंट्स NiCl2. अब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल लिखते हैं. सो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम डायामैग्नेटिक को भी साथ मेंशन करें. डायामैग्नेटिक. अब डायामैग्नेटिक में स्टूडेंट्स जो एग्जांपल्स आती हैं वो हैं जी जिंक क्लोराइड, ठीक है, इसी तरह से स्कैंडियम क्लोराइड और इसी तरह से मज़ीद एग्जांपल देखें तो CuCl. तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो डायामैग्नेटिक हैं. अब हमने पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की रीज़न देखनी है कि कोई सब्सटेंस अगर पैरामैग्नेटिक होता है तो क्यों होता है और डायामैग्नेटिक होता है तो क्यों होता है. जी डी स्टूडेंट्स, तो अब एग्जांपल्स के बाद हम शुरू करते हैं. रीज़न, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की क्या रीज़न है. सो स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन. किसी एटम, मॉलिक्यूल, आयन के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे सो स्टूडेंट्स वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होगा. अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्यों. बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द स्पिन इलेक्ट्रॉन या स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन. अब ये क्या बात कर रहा है, मैं आपको ज़रा इस चीज़ की वजाहत करता हूँ. सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वायर में से आई करंट पास कर रहा है. सो जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है उस डायरेक्शन में हमने थंब को रखा और फिंगर की डायरेक्शन में स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. सो वो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डेफिनेटली इस तरह से हम बनाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और तमाम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो एक तरफ होगी. सो अब यहाँ पे इनके स्पिन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, इनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में अपना रिस्पॉन्स देंगे. तो यही बात कर रहा है. अगर आप नोटिस करें, देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन. ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है इनके साथ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अपना रोल प्ले करेगी और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन, यानी कि ये वीकली अट्रैक्ट होंगे.
इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड, यानी जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्शन शो करेंगे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जब ये अपने आप को कपल करना शुरू कर देंगे, तो इनकी ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे। तो वो आगे यही बात कर रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन ऑर्बिटल देन द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर कैंसल्ड आउट एंड द सब्सटेंस बिकम डायमैग्नेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने याद रखनी है। यानी पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली रिलेट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सो अब आपके सामने 3D सीरीज का स्टूडेंट्स एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल को आपने पहले भी पढ़ा है। सो आपके सामने स्टूडेंट्स स्कैंडियम 2 जिंक आप देख सकते हैं, यहाँ पे आयंस की फॉर्म में लिखा गया है इनको, यानी इनके ऊपर +3 +3 +3 आयरन +2 कोबाल्ट +2 निकल +2 कॉपर +2 जिंक +2, यानी इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज शो किया गया है, और जो भी चार्ज शो किया गया है उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा दिए गए हैं। जैसे स्कैंडियम +3 का मतलब है कि स्कैंडियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, टाइटेनियम +3 का मतलब है उसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। सो तमाम एलिमेंट्स ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड या अनपेयर्ड फॉर्म में बचे हैं वो आपके सामने हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, स्कैंडियम +3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 0। टाइटेनियम +3 में 1, वेनेडियम +3 में 2, क्रोमियम +3 में 3, मैंगनीज +3 में 4, मैंगनीज +2 एंड आयरन +3 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह Fe+2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और मज़ीद अगर बात करें, कोबाल्ट +2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो इसका मतलब कि अगर हम स्कैंडियम टू जिंक मूव करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे और देन डिक्रीज करेंगे। सो इसी तरह से जो पैरामैग्नेटिज्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंक्रीज करेगी, देन वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अगर आप, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, अगर आप उन एग्जांपल्स को देखो तो स्टूडेंट्स, जिंक एंड स्कैंडियम, इन दोनों के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 0 है, तो ये डायमैग्नेटिक हैं। जबकि मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इनके जो कंपाउंड होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। ऊपर मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी देके आया पैरामैग्नेटिक के अंदर एंड डायमैग्नेटिक के अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है CuCl2, यानी कॉपर के साथ एक क्लोराइड है, यानी अगर कॉपर पे +2 चार्ज आता है तो देन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर +1 आएगा तो स्टूडेंट्स, कॉपर +1 के केस में, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में +1 है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन कम लूज होगा, तो यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो फिर इसमें भी 0 अनपेयर्ड होंगे और ये भी जो है वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। द पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर Fe+3 एंड Mn+2। आप देख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पास ही हैं। द रीजन इज दैट बोथ Mn+2 एंड Fe+3 हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ग्रेजुअली टू 0 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब कि अगर आप इस एंड पे देखो तो यहां पर भी 0 है और इस एंड पे देखो तो यहां पर भी 0 है। आगे बात करते हैं। एज इट क्लियर फ्रॉम टेबल, जो कि टेबल का नंबर दिया गया है बुक के मुताबिक, शो द वेरिएशन इन द पैरामैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द आयन बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो ये जो वेरिएशन है, जिस तरह से चेंज हो रहा है पैरामैग्नेटिज्म, वो बताया। अब ये ग्राफ है आपके सामने, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं सबसे लोएस्ट शुरू में आपने देखा स्कैंडियम के केस में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और जिंक के केस में भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो पैरामैग्नेटिज्म मिनिमम और मैक्सिमम आपने देखा कि यहाँ पे टॉप पे मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म शो होगी। इनिशियली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे थे, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ रही थी। देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहे हैं तो पैरामैग्नेटिज्म क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये ग्राफ ऊपर जो टेबल डिस्कस किया है
उसी को दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पैरामैग्नेटिज्म जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जी डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम इसको हाईलाइट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज द फैक्ट दैट दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कि वो एक से ज़्यादा अपने ऊपर चार्ज ले आते हैं। दे शो वेरिएबल वैलेंसीज। क्यों? बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू एस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग in bond formation. All 3D series elements show an oxidation state +2 in addition to higher oxidation state. +2 oxidation state is show when only 2s electrons are involved in bonding. In highest oxidation state of the first 5 element, all the s and d electrons are used for bonding. After manganese, the number of oxidation state decrease as the d subshell fill up and the fewer unpaired electrons are available for bond formation as shown in table. ठीक है, अब ये बात मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने टेबल है, स्कैंडियम टू जिंक। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्कैंडियम टू जिंक, सबसे पहले डी में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो आपके सामने है। ये बात पहले भी हम कर चुके हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एस में से तो इलेक्ट्रॉन्स ने ज़रूर निकलना है, तो अगर स्टूडेंट्स एस में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो देन +2 चार्ज तो आएगा। ठीक है, देन ये +2 चार्ज आएगा जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सो ये जितने हर किसी के सामने 2 लिखा हुआ है तो ये 2 तो ज़रूर आएगा, किसी भी एलिमेंट की बात कर लें। और ये जो +2 चार्ज आएगा ये तब आएगा जब कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, एस के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। अब अगर डी के इलेक्ट्रॉन भी निकलना शुरू हो जाएंगे तो चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर डी का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो क्या चार्ज आएगा, +3। यहां से एस के दोनों और डी का एक निकलेगा तो +3 और दोनों निकलेंगे तो +4। इसी तरह से वनेडियम की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एस में से 2 निकलेंगे, यहाँ पे वनेडियम में से अगेन एक निकलेगा, डी में से तो 3, 2 निकलेंगे तो 4, तीनों निकलेंगे तो 5। इसी तरह स्टूडेंट्स क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम में आपको पता है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो हो रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एस में से और यहाँ से डी में से निकलता है तो +2 चार्ज आएगा, अगर मजीद इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो +3, +4, +5, +6, यानी अगर सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो +6 तक चार्ज आएगा। इसी तरह मैंगनीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर एस में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि +1 चार्ज भी आ रहा है। उसकी रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि जब एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे एस में खाली एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। जो एस में खाली एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो एस अपने आप को, और D5 एंड S1, आपको पता है D5 का मतलब हाफ फिल्ड, और एस में भी एक इलेक्ट्रॉन यानी वो भी हाफ फिल्ड, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को हाफ फिल्ड कर सकता है, यानी स्टेबल हो सकता है। सो दैट्स वाई ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है। सो अगर ये दोनों लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा, देन डी को भी शामिल करेगा तो +3, +4, +5, +6 एंड +7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसकी है स्टूडेंट्स, मैंगनीज की, और वो इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, +7। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं Fe, कोबाल्ट, निकल, यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पे आपको पता है पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, पेयरिंग। सो पेयरिंग स्टार्ट होने से क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे 3D6 है, 3D6 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 3D5 हो जाएगा, यानी ये भी अपने आप को पार्शियल फील्ड से हाफ फील्ड कर लेगा। सो आप देख सकते हैं ये भी अपने ऊपर +1 चार्ज लेके आ रहा है, इसलिए जब ये डी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर ये दोनों एस में से निकालेगा तो +2, अगर ये दोनों एस में से भी निकालेगा, डी में से भी निकालेगा तो +3,
देन +4 भी आ सकता है, +5 भी आ सकता है, +6 भी आ सकता है। सो +6 के बाद अब आगे देखें कि +7 नहीं आया, उसकी वजह क्या है कि क्योंकि डी में मौजूद जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो लूज नहीं होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट में D7, अगर तो स्टूडेंट्स S के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या चार्ज आएगा, +2। D में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या चार्ज आएगा, +3। D में से एक और निकल सकता है तो क्या चार्ज आएगा, +4, देन +5। मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे अब क्या स्टार्ट हो गई है, पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। यानी डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या स्टार्ट होती है, पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह निकल की बात करें तो निकल में स्टूडेंट्स अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो +2, और बाकी अगर डी के भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे तो +3, +4। कॉपर, खाली अगर S का इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि डी यहाँ पे स्टेबल है, डी यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टेबल है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा S का तो +1, अगर डी में से भी निकलना शुरू होंगे तो मैक्सिमम +2 या +3 चार्ज आ सकता है। दूसरा, निकल कॉपर जिंक तक पहुंचते पहुंचते जो कॉन्ट्रैक्शन है साइज की, साइज ऑफ एन एटम, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका होता है, और स्मॉल साइज ऑफ एन एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करना और मुश्किल होता है। सो ये भी एक फैक्टर है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंड वाले जो मेंबर हैं वो लूज नहीं कर सकते ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर के बाद जिंक। अगेन जिंक में से डी में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, खाली एस में से निकलेंगे, तो क्या चार्ज आएगा, +2। सो ये तो थी इनकी स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इनिशियली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, निकल सकते थे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस ज़्यादा थे, यानी ज़्यादा रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट की। मिड ऑफ द टेबल के बाद आपने देखा पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज है वो रिड्यूस होती जा रही है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पहले भी इसके बारे में थोड़ी बात हो चुकी है, एंड द पॉइंट इज कलर। जी स्टूडेंट्स, कलर, ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं दे अपीयर्ड इन कलर्ड। अब उसकी वजह क्या है, ये बात स्टूडेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स the d orbitals are responsible for the color development in their compounds. When these orbitals are involved in bonding, यानी जब d orbital bonding में involve होते हैं तो they split up into 2 energy levels. अब ये इसकी तफसील स्टूडेंट्स आपको CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, वहाँ पे दी जाएगी। सिर्फ अभी आप इतना समझो कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 2 ग्रुप होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि डी ऑर्बिटल आप शेप्स दे सकते हैं। 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं DXY, DYZ, DZX जो नॉन एक्सियल हैं, और 2 ऐसे हैं DX² - Y² एंड DZ² जो एक्सियल हैं। यानी कि एक्सियल वालों को आप समझो कि ये एक ग्रुप है और नॉन एक्सियल वालों को समझो एक ग्रुप है। अब नॉन एक्सियल वालों को बोलेंगे T2G ट्रिपली डीजेनरेट, जो एक्सियल वाले हैं उनको बोलेंगे इवनली डीजेनरेट, EG। ये बात आपने याद रखनी है। सो स्टूडेंट्स अब जरा दोबारा आ जाएं मेन पेज पे। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब ये डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो ये स्प्लिट कर जाते हैं 2 तरह के ग्रुप्स में। ऊपर वाला ग्रुप है स्टूडेंट्स EG, EG स्टैंड फॉर इवनली डीजेनरेट, और नीचे वाला है जी T2G। अब ये T2G से मुराद है स्टूडेंट्स ट्रिपली डीजेनरेट। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो कि डी में पहले मौजूद थे, जैसे कि ये टाइटेनियम की एग्जांपल आपके सामने है। टाइटेनियम के केस में स्टूडेंट्स डी में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा जब टाइटेनियम पे क्या चार्ज आएगा, +3। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टेबल आपके सामने ऊपर। टाइटेनियम पे स्टूडेंट्स +3 चार्ज आएगा, तो +3 चार्ज आने पे 2 S में से जाएंगे, एक डी में से जाएगा, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो होगा क्या, स्प्लिट अप इनटू 2 एनर्जी लेवल, वन सेट हैज अ हायर एनर्जी देन द अदर। एक सेट की एनर्जी स्टूडेंट्स ज़्यादा होगी, EG की ज़्यादा होगी, T2G की क्या होगी, कम होगी। सो वन सेट हैज अ हायर एनर्जी देन द अदर। अब कभी EG नीचे आता है, कभी T2G ऊपर जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो हमारे पास डी ऑर्बिटल हैं ये एक्चुअली बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं लिगेंड्स के साथ।
लिगेंड्स क्या है मैं थोड़ा पहले बता के आया हूँ। अब लिगेंड्स की जो डायरेक्शन है अगर वो एक्सिस की तरफ से आएगी तो एक्सियल ऑर्बिटल रिपल्शन फील करेंगे, और एक्सियल ऑर्बिटल रिपल्शन फील करेंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे, हायर एनर्जी में चले जाएंगे, और नॉन एक्सियल नीचे आ जाएंगे। इन द मीन वाइल अगर वो नॉन एक्सिस की तरफ से आते हैं, नॉन एक्सियल पोजीशन से क्या होगा, फिर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल रिपल्शन फील करेंगे, यानी T2G रिपल्शन फील करेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे और EG नीचे आ जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है किसने ऊपर जाना है किसने नीचे जाना है, डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स के ऊपर, कि वो लिगेंड किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, जो कि डी ऑर्बिटल्स के साथ मिलकर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। सो आगे पढ़ते हैं। स्प्लिट अप इनटू टू एनर्जी लेवल, वन सेट हैज अ हायर एनर्जी देन अदर, the electron residing in low energy d orbital absorb a part of visible light and jump to the higher energy d orbital. The process is called d to d transition. इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, एक जो विजिबल लाइट है स्टूडेंट्स, वो विजिबल लाइट जो है, अभी यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे ये चीज़ समझाता हूँ और ज़्यादा तफसील से। आपने इस चीज़ को समझने के लिए एक डायग्राम है जी। उस डायग्राम में स्टूडेंट्स कुछ ऐसा है कि आपने एक सर्कल बनाना है और सर्कल के इस तरह से अपने कंपोनेंट्स कर देने हैं, इस तरह से क्रॉस लगा देना है और इस तरह से जी, इस तरह से। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस एंगल इधर लिखना है आपने ब्लू, जहां पे आप स्टूडेंट्स ब्लू मेंशन करेंगे बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपने ऑरेंज मेंशन करना है ओ, फिर आपने यहाँ पे येलो मेंशन करना है, और जिस जगह पे आपने येलो मेंशन किया है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे आपने वॉयलेट मेंशन करना है, ठीक है। और जिस तरफ आप स्टूडेंट्स रेड मेंशन करेंगे उसके ऑपोजिट आपने क्या मेंशन करना है, ग्रीन। ये अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं जी, आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट। अब ना ये सारे जो कलर है ना, ये जो लाइट है हमारे जो रूम्स में बल्ब लगा होता है, जो सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे हम यूज़ करते हैं, उसकी जो वाइट लाइट आप देखते हैं, अगर आप उसका स्टूडेंट स्पेक्ट्रम देखें तो उस वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कि तमाम वेवलेंथ्स, यानी ये तमाम कलर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पाए जाएंगे। हर कलर की कोई ना कोई स्पेसिफिक एनर्जी है। अब स्टूडेंट होगा क्या कि जो T2G में इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे से ऊपर जाने के लिए इसको रिक्वायर्ड है एनर्जी, तो ये किसी ना किसी कलर को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हर कलर के पास कोई ना कोई स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी है। सो स्टूडेंट्स लेट्स से अगर येलो कलर एब्जॉर्ब होता है, कलर ट्रांसमिट होगा, वो होगा वॉयलेट। तो स्टूडेंट्स अब याद रखिएगा, अगर येलो कलर एब्जॉर्ब होता है, जैसे टाइटेनियम के केस में येलो लाइट के पास वो, यानी येलो वेवलेंथ है, उसके पास वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए। सो अगर येलो स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब होगा तो वॉयलेट उसके सामने वाला अपीयर होगा सॉल्यूशन के अंदर, और रेड और ब्लू कलर जो है ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो अगर लेट्स से अगर मैं कहता हूँ वॉयलेट एब्जॉर्ब होता है तो फिर येलो अपीयर होगा, ग्रीन एंड ऑरेंज ट्रांसमिट होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब होता है तो ब्लू अपीयर होगा, वॉयलेट और ग्रीन क्या होंगे, जो है वो ट्रांसमिट होंगे। ये आपने ना इस तरह से सर्कल याद रखना है। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप अपने सिलेबस में दी गई एग्जाम्पल को देख सकते हैं, मेंशन भी किया गया है कि इन टाइटेनियम हेक्सा एक्वा, ठीक है, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जिसमें टाइटेनियम पे +3 चार्ज है, ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वाइल मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड रेड लाइट आर ट्रांसमिटेड, यानी ब्लू एंड रेड जो है वो ट्रांसमिट होगी। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन लुक वॉयलेट इन कलर। बेसिकली इसमें कलर प्रोड्यूस वाटर ने नहीं किया, बल्कि किसने किया है, टाइटेनियम ने किया है। और टाइटेनियम पे स्टूडेंट्स क्या चार्ज है जी, टाइटेनियम पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, +3 चार्ज है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। आगे वो बता रहा है द एनर्जी डिफरेंस ऑफ डी ऑर्बिटल वेरीज फ्रॉम आयन टू आयन, यानी टाइटेनियम के केस में एनर्जी डिफरेंस सूट करता है येलो कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब डिफरेंट जो हमारे पास ट्रांजिशन आयंस होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयंस होंगे, उनके लिए ये एनर्जी गैप है वो डिफरेंट होगा। किसी के लिए एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। सो डिफरेंट कलर एब्जॉर्ब होंगे और डिफरेंट कलर अपीयर्ड होंगे। जीडी स्टूडेंट्स, तो अब अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे एडिशनल बात बताना चाहता हूँ।
कि अगर लेट्स से ये मान लेते हैं कि ये डी के जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर इनमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो डी टू डी ट्रांजिशन नहीं होगी, मींस कि कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा और कोई भी कलर ट्रांसमिट नहीं होगा। सो ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स जिनमें डी में मौजूद डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो इन देयर एटॉमिक स्टेट या उनकी आयनिक स्टेट के अंदर, तो ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉन टिपिकल बिहेवियर शो करते हुए कलरलेस अपने आप को रखते हैं। सो या तो फिर डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि डी कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर डी कंप्लीटली फिल्ड है तो फिर भी डी टू डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। सो इन दोनों की एग्जांपल्स में ऑलरेडी आपसे टिपिकल एंड नॉन टिपिकल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में डिस्कस कर चुका हूं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं जी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है जी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं मैं आपको सादे अल्फाज में समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये मेटल एटम्स हैं और ये मेटल एटम आपस में बाइंड हैं थ्रू मेटालिक बाइंडिंग्स, और ये एटम्स की एक लेयर है। सिमिलरली इसी तरह से मज़ीद कुछ एटम्स हैं जो नीचे अरेंज हैं इस तरह से। कंटिन्यू करते हैं इसको, एक और बनाते हैं आगे इस तरह से एक मेटल एटम जी। सो स्टूडेंट्स अब ये दो लेयर्स के दरमियान में ये जो स्पेस है, ये जो दो लेयर्स के दरमियान में अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस को स्टूडेंट्स हम वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स, ठीक है, या हम इनको इंटरस्टिशियस भी कहते हैं। सो अब होता क्या है व्हेन स्मॉल नॉन मेटल एटम्स, अब वो कौन कौन से हैं, लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंटर द इंटरस्टिसेस, यानी ये जो वॉइड्स हैं हम इंटरस्टिसेस भी कहते हैं, ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड इम्पार्ट यूजफुल फीचर टू देम, दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। लाइक यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स समझने के लिए हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इन वॉइड्स के अंदर नॉन मेटल्स अगर आ जाएं, ठीक है, तो फिर इन्हें क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। दीज आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड्स हैं कि ये कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक बस के अंदर 50 सीट्स हैं तो 50 लोग बैठ सकते हैं जो कैलकुलेशन में आएंगे, लेकिन जो सीट्स के अलावा खड़े हैं लोग वो कैलकुलेशन में नहीं आते। सो इसी तरह जो तो क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर एटम्स अरेंज हैं जो कि मेटल के एटम्स हैं वो स्टाइक्योमेट्रिक हैं, और जो इंटरस्टिसेस के अंदर ये नॉन मेटल्स के एटम्स हैं ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक हैं। समटाइम दे आर आल्सो टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल्स अलॉयज। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। अब अगली बात पे चलते हैं स्टूडेंट्स, अलॉय फॉर्मेशन। अब अलॉय फॉर्मेशन में क्या होता है, वेरी इजी स्टूडेंट्स। अलॉय फॉर्मेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सादे अल्फाज में बात समझाता हूँ। सो मान लीजिएगा कि मेरे पास एक मेटल है M1, ठीक है, और इसी तरह से एक मेटल है M2, ठीक है। मान लीजिएगा मेरे पास एक मेटल है M1 और एक मेटल है M2। सो स्टूडेंट्स मेटल M1 और मेटल M2, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को कंबाइन किया जाए और एक नई मेटल बनाई जाए। जाहिर सी बात है वो नई चीज़ बनेगी, वो नई मेटल तो नहीं होगी, वो मिक्सचर होगा इन दोनों मेटल्स का। सो अब ये जो मिक्सचर है, ये जो स्टूडेंट्स मिक्सचर है, इसी मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अलॉय बोलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले मान लीजिए ये मेटल एटम्स हैं जो अरेंज हैं, ठीक है, इस तरह से अरेंज हैं। सो ये M2 है, ये है M2,
ठीक है। अब इन दोनों को हमने मिलाना है और इन दोनों को मिलाने के बाद एक मिक्सचर बनेगा। सबसे पहले तो हम इन्हें इन दोनों मेटल्स को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने का मतलब है इन्हें लिक्विफाई करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब इन्हें लिक्विफाई करेंगे तो लिक्विफाई करने पे क्या होगा, लिक्विफाई करने पे ये होगा कि डेफिनेटली ये मेटल एटम्स जो है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिक्विफाई होने पे ये मेटल एटम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। फिर इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से इन्हें सॉलिडिफाई करेंगे। अब जब दोबारा इन्हें सॉलिडिफाई करेंगे तो ये दोबारा अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। दोबारा से अपने आप को ये क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और इस तरह से अरेंज होंगे जी, इस तरह से अरेंज होंगे कि अब दोनों मेटल के एटम्स जो हैं वो आपस में कुछ इस तरह से बाउंड होंगे, ठीक है। यानी इंटरस्टिशियस में नहीं आएंगे, प्रॉपर इनकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है। प्रॉपर इनके स्टूडेंट्स क्या होगी, अरेंजमेंट होगी इस तरह से। सो अब ये जो मिक्सर है इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अलॉय बोलेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं जी इसको। Owing to the similarity in the sizes, अच्छा दोनों मेटल्स जो मिक्स करनी है उनके साइज सिमिलर होने चाहिए ऑलमोस्ट। सम ट्रांजिशन मेटल एटम आर एबल टू रिप्लेस वन अनदर इन मेटालिक लैटिक्स। स्टूडेंट्स ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसको हम मेटालिक लैटिक्स बोलते हैं। सो मेटालिक लैटिक्स में दोनों मेटल्स के एटम ने एक दूसरे को रिप्लेस किया और अपने आप को अरेंज किया जी। आगे पढ़ते हैं। एंड फॉर्म अ सब्स्टिट्यूशनल अलॉय, सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट among themselves. Alloy steel are an important example of this type of material in which iron atoms are substituted by chromium, manganese and nickel. ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। टू गिव द स्टील, यानी स्टील जो है वो किस किस से मिलकर बनता है, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज एंड निकल। सो स्टील मोर यूजफुल प्रॉपर्टीज देता है इनकी वजह से। अदर एग्जाम्पल्स आर ब्रास, ब्राउन्स एंड कॉइनेज अलॉय। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ अब एक टेबल शेयर करता हूं और उस टेबल में कुछ अलॉयज हैं और उनमें मौजूद उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी परसेंटेजेस हैं जी। स्टूडेंट्स ब्रास, ब्रास जो है कॉपर जिंक से मिलकर बना है और कॉपर 60 to 80% है, जिंक 40 to 20% है। ब्राउन्स, कॉपर 75 to 90% है और उसमें टिन मौजूद होता है 25 to 10%। जर्मन सिल्वर, कॉपर होता है 56%, जिंक होता है 24%, निकल होता है 20%। गन मेटल, कॉपर मौजूद है 87%, जिंक मौजूद है 3% और टिन मौजूद है 10%। तो ये कुछ कंपोजिशन थी, कुछ अलॉयस की। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।